एक देश जिसने अमेरिका की नाक में दम करके रखा, 444 दिन तक अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए रखा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। वो देश था ईरान। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था और कब हुआ था? 1993 की एक रात सीआईए ने एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया और उस एक गलती की सजा अमेरिका आज तक भुगत रहा है। आज की पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी ईरान में सिचुएशन चल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है और ये क्यों ईरान अभी ऐसा कर रहा है। तो अब आप लोगों के साथ मैं पूरा वीडियो सुनूंगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, मतलब जिसके पास इतिहास की सबसे आधुनिक और खतरनाक सेना है, और जाहिर है दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज भी उसी के पास है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो महाशक्ति एक सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर पूरी तरह से बेबस हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें हराने वाले कोई दूसरी सेना नहीं थी। हाँ, कोई सेना नहीं, बल्कि एक अचानक आया रेतीला तूफान और उस सुनसान रास्ते से गुजरने वाली एक आम पैसेंजर बस। मतलब ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो हकीकत है जिसने सच में आधुनिक कूटनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक के घमंड को पूरी तरह चूर-चूर कर दिया। सही कहा आपने। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक नए बने देश के आत्मविश्वास को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आज तक पूरी दुनिया उसका असर महसूस कर रही है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात करेंगे। जब भी हम मध्य पूर्व या कहें मिडल ईस्ट के इतिहास में झांकते हैं, खासतौर पर अमेरिका और ईरान के रिश्तों को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। हाँ, वो सवाल कि जो देश 1979 से पहले एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे, वो रातों रात एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए। एग्जैक्टली। हमारा मुख्य उद्देश्य इसी उलझे हुए इतिहास के पन्नों को पलटना है। हमारे पास बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज और कूटनीतिक घटनाओं के रिकॉर्ड हैं, और इन्हीं सूचनाओं के अंबार से हम वो सबसे जरूरी जानकारी निकालेंगे जो आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दिलचस्पी रखने वाले हमारे सुनने वालों के लिए ये चर्चा एक तरह का शॉर्टकट बन सके। बिना किसी भारी शब्दावली के हम इस पूरी भू राजनीतिक बिसात को स्पष्ट करेंगे। ये समझना इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि आज न्यूज़ में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो कोई नया आर्थिक प्रतिबंध हो या जल संधि में तनाव हो या फिर कोई प्रॉक्सी वॉर क्यों ना हो, उन सब की जड़ें इसी उलझे हुए इतिहास में गहराई तक धंसी हुई हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में उस चीज से होती है जिसने 20वीं सदी में दुनिया का नक्शा तय किया। मेरा मतलब है तेल से। सही कहा। 20वीं सदी के शुरुआत में जब ईरान में पेट्रोलियम की खोज हुई, तो उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां वहां से अंधाधुंध तेल निकालने लगी। मुनाफा विदेशी कंपनियों का और जमीन बेचारी ईरान की। बिल्कुल, यही हो रहा था। लेकिन फिर 1950 के दशक में ईरान में मोहम्मद मूसाडेक प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो इस पूरे खेल को बहुत करीब से देखते हैं। फिर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसने रातों रात पूरी दुनिया को चौंका दिया। हाँ, उन्होंने इन सारी विदेशी पेट्रोलियम कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब नेशनलाइजेशन। यानी उन्होंने दुनिया से साफ कह दिया कि ईरान का तेल अब सिर्फ ईरान का है। विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जाहिर है इस कदम से मूसाडेक रातों रात ईरान की जनता के सबसे बड़े हीरो बन गए। उनका ये कदम जनता के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को तो ये बिल्कुल रास नहीं आया होगा ना? बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये सिर्फ पैसे या तेल का नुकसान नहीं था, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में उनके पूरे नियंत्रण को एक सीधी चुनौती थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बात सच में समझ नहीं आती। अमेरिका की सीआईए और ब्रिटेन की MI16 ने मिलकर 1953 में मूसाडेक का तख्ता पलट कर दिया। हाँ, ऑपरेशन अजाक्स के तहत। वही तो, मतलब एक प्रधानमंत्री जो अपनी जनता के बीच इतना ज्यादा लोकप्रिय था, उसे 2 विदेशी खुफिया एजेंसियों ने इतनी आसानी से कैसे हटा दिया? उन्होंने कोई सीधा सैन्य हमला तो किया नहीं था। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये तख्ता पलट किसी सेना के जरिए हुआ ही नहीं था। ये असल में एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक साजिश थी। अच्छा, मनोवैज्ञानिक साजिश। हाँ, सीआईए ने ईरान के अंदर ही एक कृत्रिम अराजकता पैदा कर दी
उन्होंने ईरान के बड़े जनरलों और राजनेताओं को भारी रिश्वत दी, अखबारों में मूसाडेक के खिलाफ झूठी खबरें छपवाईं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब फेक न्यूज का इस्तेमाल उस जमाने में भी। बिल्कुल, यहाँ तक कि सड़कों पर दंगे करवाने के लिए भाड़े की गुंडे बुलाए गए। मकसद ये था कि जनता को लगने लगे कि मूसाडेक के राज में देश पूरी तरह से अस्थिर हो गया है। ताकि लोग खुद ही मूसाडेक के खिलाफ हो जाएं। बिल्कुल, जब हर तरफ अफरा तफरी मच गई, तब उन्होंने मूसाडेक को गिरफ्तार करवा लिया और सत्ता सीधे तौर पर रजा पहलवी यानी ईरान के शाह के हाथों में सौंप दी। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक अमीर मकान मालिक ने अपने घर का हिसाब किताब रखने के लिए एक मैनेजर रखा हो। हाँ। लेकिन उस मैनेजर ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर खुद मकान मालिक को ही घर से बेदखल कर दिया और फिर उन बाहरी लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए कि वो आएं और घर का सारा सामान लूट लें। ये बहुत ही सटीक उपमा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद रजा पहलवी पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर ही चलने लगे थे। तो अब ईरान का तेल फिर से अमेरिका निकाल रहा था। हाँ, निकाल रहा था और भारी मुनाफा भी कमा रहा था। लेकिन इस आर्थिक शोषण के साथ साथ ईरान में एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। रजा पहलवी ने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब पश्चिमी संस्कृति को थोपने का प्रयास। बिल्कुल। इसके तहत शराब, पश्चिमी पहनावा और खुलेपन को बहुत ही आक्रामक तरीके से बढ़ावा दिया गया और इस पूरे दिखावे का सबसे विभत्स रूप 1971 में पार्सेपोलिस नाम के त्योहार में दिखा। अरे हाँ, मैंने उस पार्टी के बारे में पढ़ा है। शाह ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा कृत्रिम शहर ही बसा दिया था ना। हाँ, दुनिया भर के राजाओं और राष्ट्रपतियों को बुलाया गया और वहां पानी की तरह अंधाधुंध पैसा बहाया गया। और ये सब तब हो रहा था जब ईरान की आम जनता गरीबी और भारी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। ये तो सीधे तौर पर जनता का मजाक उड़ाना हुआ। बिल्कुल, लेकिन देखिए, सिर्फ संस्कृति थोपने और एक भव्य पार्टी करने से ही इतनी बड़ी क्रांति नहीं हो जाती। इसके पीछे एक और बहुत गहरा और खौफनाक कारण था। वो क्या था? असली कारण थी वो क्रूरता जिससे शाह ने अपनी सत्ता बचाए रखी थी। जब लोगों ने इस आर्थिक असमानता और जबरदस्ती के पश्चिमीकरण का विरोध करना शुरू किया तो शाह ने उनकी आवाज दबा दी होगी। आवाज दबाई नहीं, बल्कि अपनी खूंखार खुफिया एजेंसी सबाक को लोगों पर खुला छोड़ दिया। सबाक? ये तो वही एजेंसी है ना जिसे अमेरिका और इजराइल की मदद से बनाया गया था। हाँ, और इस एजेंसी ने वामपंथियों, छात्रों, पत्रकारों और हर उस व्यक्ति को चुन चुनकर खत्म किया या भयानक यातनाएं दी जिसने भी शाह के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास अक्सर अपने ही बनाए जालों में बुरी तरह उलझ जाता है। वो कैसे? देखिए, सबाक ने शाह के सारे राजनीतिक विरोधियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये हुआ कि ईरान में विरोध करने के लिए केवल एक ही जगह सुरक्षित बची, और वो जगह थी मस्जिदें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि मस्जिदों पर सीधा हमला करना तो शाह के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। जाहिर है, इससे तो पूरा देश ही भड़क उठता। हाँ, इसलिए जब सारे राजनीतिक दल कुचल दिए गए तो धार्मिक नेता ही विरोध की सबसे बड़ी और संगठित आवाज बन गए। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया और फिर ये सारा गुस्सा एक ऐसे दिन पर आकर फट पड़ा जिसे आज 8 सितंबर 1978 का ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। जी, उस दिन लोग जुम्मे की नमाज पढ़कर लौट रहे थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शाह का विरोध कर रहे थे। लेकिन तभी शाह की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर सीधे मशीन गन से गोलियां चला दी। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस नरसंहार ने पूरी तरह साबित कर दिया कि शाह को अब अपनी जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद तो पूरा ईरान ही सड़कों पर उतर आया। और इसी जन आंदोलन ने आखिरकार रजा पहलवी को जनवरी 1979 में देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी जान बचाकर एक देश से दूसरे देश शरण मांगता रहा। और जैसे ही शाह ने देश छोड़ा, ईरान में सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया, जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं। और इस शून्य को भरने के लिए जो इंसान फरवरी 1979 में पेरिस से तेहरान लौटा, उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे से लेकर शहर तक लगभग 50 लाख लोग सड़कों पर मौजूद थे। रूहुल्लाह खामेनेई। हाँ, 50 लाख लोग, मतलब ये सच में कोई मामूली संख्या नहीं है। ये असल में राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक नियम है। जब भी सत्ता में कोई शून्य पैदा होता है तो वो गुट सबसे पहले कब्जा जमाता है जो जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा संगठित होता है।
और चूंकि सबाक ने बाकी सभी राजनीतिक दलों को पहले ही खत्म कर दिया था, तो मैदान पूरी तरह से साफ था। बिल्कुल। खामेनेई और उनके धार्मिक समर्थकों का नेटवर्क ही उस वक्त सबसे मजबूत था। खामेनेई ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से पिछली सरकार की हर निशानी को एक-एक करके मिटा दिया। और इसी के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। हाँ, उन्होंने आते ही उस व्हाइट रेवोल्यूशन को जड़ से उखाड़ फेंका। पश्चिमी संस्कृति, शराब, डांस बार्स, सब कुछ बहुत सख्ती से बंद करवा दिया गया। और पूरे देश में शरीयत कानून लागू कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका अभी भी इस पूरी तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बिल्कुल। शाह रज़ा पहलवी को कैंसर था और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने उसे अमेरिका में इलाज के लिए शरण दे दी थी। और बस यही वो एक चिंगारी थी जिसने इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिक संकट को जन्म दिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ईरानी जनता उस समय असल में क्या सोच रही थी। उनके दिमाग में वो 1953 का तख्ता पलट अभी भी बिल्कुल ताजा था। तो जब अमेरिका ने शाह को पनाह दी, तो ईरानियों को लगा होगा कि अमेरिका शाह को बचाकर फिर से वही पुरानी साजिश रच रहा है। बिल्कुल यही हुआ। वो लगातार मांग कर रहे थे कि शाह को तुरंत ईरान वापस भेजा जाए ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। और जब अमेरिका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, तो 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों की एक बेकाबू भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया। और उन्होंने 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। मतलब ये राजनयिक पूरे 444 दिनों तक बंधक बने रहे। जी हाँ, 444 दिन। लेकिन रुकिए, मुझे ये बात सच में बिल्कुल समझ नहीं आती। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, वो ऐसा कैसे होने दे सकती है? मतलब क्यों नहीं अमेरिका ने सीधे तेहरान पर बमबारी कर दी या अपनी सेना भेज दी? वे इतने असहाय कैसे लग सकते थे? ये सवाल अक्सर हर कोई पूछता है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा जटिल थी। अगर अमेरिका सीधे बमबारी करता तो उन 52 बंधकों की जान सबसे पहले चली जाती। ये बात तो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ईरान के ठीक बगल में सोवियत संघ यानी रूस बैठा था। शीत युद्ध का दौर था। कोई भी सीधा युद्ध एक बड़े विश्व युद्ध में बदल सकता था। तो अमेरिका ने सीधा हमला करने के बजाय कूटनीतिक दबाव डाला। उन्होंने ईरान के $12 बिलियन फ्रीज कर दिए और देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन जब कई महीनों तक कुछ काम नहीं आया, तो मजबूर होकर राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1980 में एक बेहद जोखिम भरे सैन्य बचाव अभियान को मंजूरी दी, जिसे हम ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाम से जानते हैं। हाँ। और श्रोताओं को बता दूं कि ये ऑपरेशन सैन्य इतिहास की सबसे चौंकाने वाली विफलताओं में गिना जाता है। मतलब योजना कुछ ऐसी थी कि 6 C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान और 8 भारी भरकम RH-53 हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर एक सुनसान रेगिस्तान में मिलेंगे, जिस जगह को डेजर्ट 1 कोड नेम दिया गया था। बिल्कुल, डेजर्ट 1। वहां से कमांडोज को ट्रकों में छिपकर रात के अंधेरे में तेहरान जाना था और बंधकों को छुड़ाकर वापस लाना था। लेकिन वहां सब कुछ गलत हो गया। मतलब क्या ये योजना की कमी थी या बस बहुत ही खराब किस्मत? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि तकनीकी खराबी और प्रकृति ने इस अत्याधुनिक मिशन को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था। प्रकृति ने? हाँ, जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर रेगिस्तान के ऊपर से उड़ रहे थे, तो वो एक अचानक आए भयंकर रेतीले तूफान में फंस गए, जिसे हबूब कहा जाता है। मतलब जीरो विजिबिलिटी। बिल्कुल। इस तूफान के कारण एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड टूट गया, दूसरे के हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से फेल हो गए और एक और हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। तो मतलब 8 में से 3 हेलीकॉप्टर तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बेकार हो गए। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस डेजर्ट 1 को अमेरिका ने दुनिया की नजरों से छुपने के लिए चुना था, वो असल में एक सुनसान सड़क के बिल्कुल पास था। अरे हाँ। और तभी अचानक रात के अंधेरे में वहां से एक आम पैसेंजर बस आ गुजरी, जिसमें कुछ लोग लौट करे थे। अब अमेरिकी कमांडोज को अपनी पोल खुलने के डर से मजबूरन उस बस को रोकना पड़ा और उन मासूम यात्रियों को भी बंधक बनाना पड़ा। स्थिति और भी खराब हो गई जब वहां से एक तेल का टैंकर गुजरा। कमांडोज घबरा गए और उन्होंने उस टैंकर पे सीधे गोली चला दी, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और रात के घुप अंधेरे में पूरा आसमान रोशनी से भर गया। अब छुपने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उस धमाके और हेलीकॉप्टरों की कमी के बाद वॉशिंगटन से सीधा आदेश आ गया कि मिशन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन असली त्रासदी तो तब हुई जब वे वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। जल्दबाजी थी, घबराहट थी और चारों तरफ रेतीली धूल उड़ रही थी। और उसी धूल में उड़ते समय एक हेलीकॉप्टर अपने ही C-130 विमान से जोरदार तरीके से टकरा गया।
इस भयानक हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका को अपने बाकी बचे 4 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर और अपने सैनिकों के शव वहीं उसी रेगिस्तान में छोड़कर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस एक घटना ने दुनिया भर में अमेरिका की जो फजीहत कराई और उसकी छवि को जो नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, और इसी विफलता के कारण जिमी कार्टर अपना अगला राष्ट्रपति चुनाव बुरी तरह हार गए। और अंततः 20 जनवरी 1981 को जैसे ही नए राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका में शपथ ली, ईरान ने ठीक उसी दिन उन सारे बंधकों को रिहा कर दिया। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन का फेल होना भर नहीं था, इसने ईरान के आत्मविश्वास को सचमुच आसमान पे पहुंचा दिया। उन्हें लगा होगा कि ईश्वरीय ताकतों ने उस रेतीले तूफान के रूप में उनकी रक्षा की है। बिल्कुल, खामनेई को अपनी इस नई सरकार और पूरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस मनोवैज्ञानिक जीत की तलाश थी, वो उन्हें मिल गई थी। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? मतलब ये है कि इसी आत्मविश्वास के साथ खामेनेई ने ईरान के भीतर एक ऐसा राजनीतिक और सैन्य ढांचा तैयार किया जो आज तक पूरी मजबूती से कायम है। और इसका सीधा संबंध 1953 के उसी तख्तापलट के डर से है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल, इस नई व्यवस्था को विलायत फकीह कहा जाता है। इसके तहत देश का सबसे बड़ा और ताकतवर पद राष्ट्रपति का नहीं होता, बल्कि सुप्रीम लीडर या रहबर का होता है। और इस पद पर कौन बैठेगा, इसकी प्रक्रिया भी बहुत ही सोची समझी है। मतलब ईरान की जनता 8 साल के लिए 86 धार्मिक विशेषज्ञों की एक सभा को चुनती है। हाँ, और केवल ये 86 लोग ही मिलकर सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। और इसके साथ ही एक गार्डियन काउंसिल भी बनाई गई है ना? जी, इसमें सिर्फ 12 लोग होते हैं, 6 जज और 6 धार्मिक विशेषज्ञ। तो ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है, लेकिन चुनाव में असल में खड़ा कौन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये 12 लोग तय करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं ऐसे एक एनालॉजी के जरिए समझाऊं तो ये एक डबल लॉक तिजोरी की तरह है। मतलब जनता वोट देकर एक चाबी तो घुमा रही है, लेकिन उस तिजोरी का दूसरा और सबसे अहम ताला उन 12 लोगों और 86 विशेषज्ञों के हाथ में सुरक्षित है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। बिना उनकी मर्जी के ये तिजोरी किसी भी हाल में नहीं खुलेगी। ये डबल लॉक जानबूझकर इसलिए लगाया गया था ताकि कोई भी विदेशी ताकत, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और, कभी भी चुनाव में दखल ना दे सके। हाँ, ताकि किसी नए मूसा डेक या अपने किसी मोहरे को सत्ता में ना ला सके। और इसी डर के कारण उन्होंने ईरान की पुरानी नियमित सेना पर भी भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा होगा कि पुरानी सेना में अभी भी शाह के वफादार लोग हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल नई और बेहद कट्टर फोर्स बनाई, जिसे हम IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहते हैं। और आज यही IRGC ईरान की असली ताकत है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था, मिसाइल प्रोग्राम, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। और इनके साथ बासीज नाम के स्वयं सेवकों की एक बहुत बड़ी फौज है, जो बिना किसी वेतन के देश के लिए अपनी जान देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। इसके अलावा ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए एक और रणनीति अपनाई है, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी नियमित सेना पश्चिमी देशों जितनी आधुनिक तो नहीं है, इसलिए वे सीधे युद्ध लड़ने के बजाय कुद्स फोर्स के जरिए पूरे मध्य पूर्व में काम करते हैं। मतलब वो हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे समूहों को सीधे ट्रेनिंग और पैसा देते हैं। बिल्कुल, अगर कोई ईरान पर हमला करने की सोचता भी है तो उसे सिर्फ ईरान से नहीं, बल्कि इन सभी समूहों से एक साथ लड़ना होगा। साथ ही होर्मुज जल संधि जैसे अहम समुद्री रास्तों पर उनका नियंत्रण उन्हें एक ऐसा अभेद्य किला बना देता है जहां सीधा हमला करना अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़े दुस्वप्न जैसा ही होगा। सही कहा। लेकिन एक और दिलचस्प बात जो इस पूरे विश्लेषण से उभर कर आती है, वो है वहां की शिक्षा का पहलू। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत हैरान करती है। जहां एक तरफ ये पूरी व्यवस्था इतनी ज्यादा सख्त है, वहीं आंकड़ों के मुताबिक रजा पहलवी के समय महिलाओं की साक्षरता दर, जो मात्र 35% के आसपास थी, वो अब युवा वर्ग में बढ़कर लगभग 99% हो गई है। ये तो इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतनी सख्त धार्मिक पाबंदियां हैं और दूसरी तरफ एक बेहद पढ़ी लिखी युवा आबादी। बिल्कुल, लेकिन अगर हम वापस भू राजनीति के उस बड़े शतरंज पर आएं, तो 1980 के दशक की शुरुआत में ही एक और बहुत अहम घटना हुई थी। हाँ, जब ईरान में ये सब भारी उथल-पुथल चल रही थी, तो उनके पड़ोसी देश इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान की कमजोरी का फायदा उठाया और उस पर सीधा हमला कर दिया। 1980 से 1988 तक ये भयानक युद्ध चला। और सबसे बड़ी बात, सुनने वालों को ये जाननी चाहिए कि अमेरिका ने इस युद्ध में सद्दाम हुसैन को हथियार, पैसे और खुफिया जानकारी देकर उसकी पूरी मदद की थी, क्योंकि वे किसी भी तरह ईरान को कमजोर करना चाहते थे। और इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए
कि उसी अमेरिका ने 2003 में उसी सद्दाम हुसैन पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाया। और उस पर हमला करके उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। और ऐसा सिर्फ ईरान या इराक के साथ नहीं हुआ। 1979 में ही जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, तो उसे वहां से बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने वहां कट्टरपंथी लड़ाकों को पैसा और हथियार देकर खड़ा किया, जिन्हें बाद में पूरी दुनिया ने तालिबान के रूप में जाना। यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल आता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसूलों या सिद्धांतों की सच में कोई जगह होती है, या ये सिर्फ एक ऐसा खेल है जहां हर 10 साल में मोहरों के रंग अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिए जाते हैं? ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम इस पूरे इतिहास का पूरी तरह तटस्थ होकर विश्लेषण करें तो कूटनीति की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो क्या? वो ये कि महाशक्तियां हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोपरि रखती हैं। वे अपने फायदे के लिए कभी किसी का साथ देती हैं और फिर परिस्थितियां बदलने पर उसी के कट्टर दुश्मन बन जाती हैं। सद्दाम हुसैन और तालिबान इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। यही यथार्थवाद अमेरिका, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और दुनिया के हर देश के आपसी संबंधों पर लागू होता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे तेल पर कब्जे की चाहत ने 1953 के तख्तापलट को जन्म दिया, और कैसे शाह के जुल्मों और उस व्हाइट रेवोल्यूशन ने एक ऐसी आग लगाई जिसने अंततः 1979 की क्रांति को जन्म दिया। हमने दूतावास के उस बंधक संकट के 444 दिन और ऑपरेशन ईगल क्लॉ के उस विनाशकारी रेतीले तूफान को भी समझा। और हमने ये भी देखा कि कैसे इस पूरे इतिहास ने ईरान को एक डबल लॉक तिजोरी और IRGC के एक सैन्य किले में तब्दील कर दिया। और सुनने वालों के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज जब भी न्यूज में आप हॉर्मुज़ जल संधि में तनाव, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे नए प्रतिबंधों या मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रॉक्सी वॉर की खबरें सुनते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि उनकी असल जड़ें 1979 के उन्हीं 444 दिनों और उसी गहरे अविश्वास में छिपी हुई हैं जिन पर हमने आज विस्तार से बात की। बिल्कुल सही। और आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए हम सब एक आखिरी विचार पर थोड़ा गौर करते हैं। हमने ईरान की उस डबल लॉक तिजोरी जैसी सख्त राजनीतिक व्यवस्था की बात की है ना? हाँ, जिसे 1979 की पीढ़ी ने विदेशी तख्ता पलट के डर से बनाया था। और हमने यह भी देखा कि आज वहाँ की जो युवा आबादी है वो लगभग 99% साक्षर है, जो कि सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब ईरान की ये नई युवा पीढ़ी जो पूरी तरह से शिक्षित है, इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया से जुड़ी है और आज की हकीकतों को बहुत अच्छे से समझती है, जब वो पीढ़ी सत्ता के इस बेहद सख्त और पुराने ढांचे के सामने आकर खड़ी होगी तो क्या होगा? क्या 1979 वाली ये डबल लॉक तिजोरी बाहर के किसी हमले से नहीं बल्कि अंदर से ही उठने वाली नई आवाजों और बदलावों के दबाव में आकर खुलने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी? ये सच में सोचने वाली बात है। आइए हम सब इस बारे में सोचते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा ईरान और अमेरिका के बीच जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, और वीडियो में जितनी भी बातें हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो अब आपसे मिलते हैं कल को एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।